नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 32 है, इसको आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के जो प्रोविजन है सेक्शन 413 से लेकर 424 तक के प्रोविजन हमने देख लिए थे और रिमेनिंग प्रोविजन सेक्शन 425 से लेकर 435 तक के प्रोविजन जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, अब हम देखते हैं दंडादेशों के निष्पादन के अंतर्गत जो फोर्थ टॉपिक है, चौथा शीर्षक है, जिसके अंतर्गत निष्पादन के बारे में साधारण उपबंधों का प्रावधान किया गया है, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। मित्रों, इस टॉपिक के अंतर्गत जो है टोटल 7 सेक्शन है, कुल 7 धाराएं हैं, सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 431 तक। अब ध्यान रखिएगा कि इन सेक्शन से जो है प्रीलिम्स एग्जाम में जो है प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखें, सबसे पहली धारा 425 ये प्रावधान करती है कि वारंट कौन जारी कर सकेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि जब एक बार न्यायालय ने दंडादेश दे दिया तो उसके बाद वारंट जो है ऐसे दंडादेश के एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन जारी कर सकता है। तो ये सेक्शन जो है 2 व्यवस्थाएं देती है। पहला ये कहती है कि वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया है वह वारंट जारी कर सकता है। फिर इसके बाद उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा भी वारंट जारी किया जा सकता है। तात्पर्य है कि मान लीजिए कि वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह कोई और मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आ गए, तो ऐसी कंडीशन में वो उनके पद उत्तरवर्ती हो गए। तो ऐसे लोग जो पद उत्तरवर्ती हैं इन मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के, वह भी जो है क्या कर सकते हैं, वह वारंट जारी कर सकते हैं ऐसे दंडादेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 426 सेक्शन 426 ये प्रावधान करती है कि निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा। बात को समझिएगा कि कोई व्यक्ति जो है किसी जो है अपराध के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया है, वो कारावास भुगत रहा है, लेकिन इसी दौरान वह जो है ऐसे कारावास से निकल भागा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है उसको जब पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो है 2 दंडादेश हैं, एक तो निकल भागने के लिए और दूसरा पहले ही चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये दंडादेश कैसे प्रभावशील होंगे, इनको कैसे लागू कराया जाएगा, तो इसके बारे में सेक्शन 426 में प्रावधान किए गए हैं। अब ये सेक्शन बोलती है कि जब निकल भागे सिद्ध दोष मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित हुए हैं तब दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। बात समझिएगा कि ऐसे व्यक्ति को जो निकल भागा सिद्ध दोष है या निकल भागा था उसको पकड़ लिया और फिर उस पर कार्रवाई की जा रही है और उसे जो है मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने के दंडादेश से दंडित किया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दंडादेश है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का है, यह तुरंत जो है प्रभावी हो जाता है, लागू हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंतर्गत एक व्यवस्था नहीं दी गई है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी अवधि का कारावास दिया है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल ये कारावास दिया गया है, तो उसको कैसे भुगताया जाएगा। तो उसके बारे में जो है इसका जो उपधारा 2 है यह व्यवस्था करती है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अवधि का कारावास दिया गया है जो कि निकल भागा सिद्ध दोष है, तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर पहले वाला जो ऑलरेडी पनिशमेंट चल रहा था वह अगर सादा प्रकृति का है और जो बाद में निकल भागा सिद्ध दोष होने पर जो उसे दिया गया है, जो बाद वाला दंडादेश है वो कठोर प्रकृति का है, या फिर इसका रिवर्स कर लें कि पहले कठोर कारावास भुगत रहा था और निकल भागा सिद्ध दोष होने पर उसको सादा कारावास मिला है, तो इन सभी कंडीशन में वह दंडादेश पहले भुगताया जाता है जो कठोरतम किस्म का है। देखिए, बियर एक्ट में आपको ए और बी करके 2 क्लॉजेज मिलेंगे, लेकिन उनका जो सार है वो यही है कि जो कठोरतम कारावास दिया गया है उसको पहले भुगताओ और जो सादा कारावास दिया गया है उसको बाद में भुगताया जाएगा। तो यहां पर यही प्रावधान है। इसके बाद उपधारा 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कठोर कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतम किस्म का समझा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो यहां पर हमने देखा 426 में कि भाई जब कोई निकल भागा सिद्ध दोष है और उस पर दंडादेश दिया जाता है तो उसे कैसे प्रभावशील किया जाएगा।
अब हम देखते हैं सेक्शन 427 धारा 427 यह प्रावधान करती है ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से ही दंडादिष्ट हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा चुका है और उसके बाद उस पर जो है किसी अन्य अपराध में उसको जो है अगर दंडादेश दिया जाता है तो ऐसे दंडादेश जो है किस प्रकार से भुगताए जाएंगे, ऐसे दंडादेश जो है कैसे प्रभावी किए जाएंगे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो है दो उपधाराएं हैं। तो पहली उपधारा बोलती है कि पहले से ही कारावास का दंडादेश भोग रहा है और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि में भी कारावास या आजीवन कारावास दिया गया है। बात समझिएगा, कारावास या आजीवन कारावास मतलब या तो किसी अवधि का कारावास या शेष जीवन का कारावास, यह कारावास दिया गया है तो पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व वाले दंडादेश के समाप्त होने पर प्रभावी होगा। मतलब जो लास्ट में दंडादेश दिया है, जो बाद में दंडादेश दिया है, वह पहले वाले दंडादेश के समाप्त होने पर, जिस अवधि जिसके लिए वो पहले से भुगत रहा है, वह दंडादेश जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश जो है प्रभावी होगा। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि अगर न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि ऐसा दंडादेश जो उसे अभी दिया जा रहा है यह पहले वाले दंडादेश के साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वहां पर साथ साथ उनको भुगताया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई निर्देश न्यायालय ने नहीं दिया है तो ऐसी कंडीशन में पहले वाला दंडादेश पहले कंप्लीट करना होगा। जब वो समाप्त हो जाएगा तो यहां पर जो है जो दूसरा दंडादेश उसे मिला है, बाद में जो दंडादेश मिला है, पश्चातवर्ती जो दंडादेश मिला है, वह उसके बाद भुगताया जाएगा। अब यहां पर एक परंतु भी है, जो परंतु ये व्यवस्था करता है, परंतु जहां धारा 122 के अधीन प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम, मतलब किसी व्यक्ति को सेक्शन 122 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत प्रतिभूति देने के व्यतिक्रम पर कारावासित किया गया है। किसी व्यक्ति से किसी मामले प्रतिभूति मांगी गई थी और प्रतिभूति ना देने के लिए उसे अगर कारावासित किया गया है, होने पर कारावासित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है कैसे भुगताया जाएगा, क्या कहानी होगी देखेंगे। व्यतिक्रम होने के कारण कारावास का दंडादेश दिया गया है, तब दंडादेश दिए जाने के पूर्व से, अब बात समझिएगा कि दंडादेश दिए जाने के पूर्व से लेकर दंडादेश भोगने के दौरान तक की किसी अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है तो ऐसा दंडादेश तुरंत प्रभावी होगा। बात बहुत सिंपल सी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 122 के अंतर्गत प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने के लिए कारावासित किया गया है तो बात समझिएगा कि जिस डेट को उसे ऐसा दंडादेश दिया गया था उस डेट से पहले या उस अवधि के दौरान जब वह ऐसी धारा के अंतर्गत कारावास भोग रहा है, उस अवधि के दौरान अगर उसे किसी अपराध के लिए, उस अवधि के दौरान उसने कोई अपराध किया है, उसके लिए अगर उसे दंडादिष्ट किया जाता है, उसके लिए अगर उसे जो है कन्विक्ट किया जाता है, तो उस अपराध के लिए जिसमें जो है उसे कन्विक्ट किया गया वह तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ये जो दंडादेश है धारा 122 के अंतर्गत, यह जो है बीच में ही रुक जाएगा और जो नया दंडादेश है वह तुरंत प्रभावी हो जाएगा और उसको भुगताया जाएगा। बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कौन सा दंडादेश है, जहां पर कि 122 के अंतर्गत दंडादेश जिस तारीख को दिया है उसके पहले अगर कोई अपराध किया हो या फिर इस दंडादेश को भुगतने के दौरान अगर उसे किसी मामले में दोषित किया हो जो उसने इस अवधि के दौरान अपराध किया है, तो ऐसी कंडीशन में वह दंडादेश तुरंत प्रभावी होगा जो उसे अभी मिला है। तो ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत है। अब इसके अंतर्गत जो उपधारा 2 है ये कहती है कि आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, मतलब कोई अभियुक्त व्यक्ति हो, कोई अपराधी जो है पहले से ही लाइफ इंप्रिजनमेंट के पनिशमेंट पहले से ही भोग रहा है और उसे बाद में किसी दूसरे मामले में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर उसे अगर कोई अन्य दंडादेश दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आजीवन का तात्पर्य शेष जीवन का कारावास होता है। तो बाद में जितने भी दंडादेश मिले हैं वह सब आजीवन कारावास के साथ ही भुगताए जाते हैं। तो यहां पर कोई विशेष बात नहीं है, ये सारी बातें यहां पर देखनी है जो इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 428, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी आईएमपी। ये सेक्शन कहती है
कि अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। मुजरा मतलब सेटल किया जाना। बात समझिएगा कि जब किसी व्यक्ति को जो है किसी अपराध के अंतर्गत उसको जो है अन्वेषण किया जाता है या उसकी जांच की जाती है, विचारण हो रहा है, इस अवधि के दौरान जांच विचारण अन्वेषण में अगर वह व्यक्ति कारावासित रहा है, अगर वह व्यक्ति जेल में रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि जब उसे उस मामले में दंडादेश दिया जाता है तो ये दंडादेश की जो अवधि है और वह पहले से जो अवधि भुगत चुका है, अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान जो अवधि वो भुगत चुका है, उसको जो है ऐसे दंडादेश में दी गई अवधि से जो है सेटल किया जाता है, मुजरा किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि ऐसे अभियुक्त को इस मामले में जो है 3 साल का कारावास दिया गया और जिस मामले में उसे 3 साल का कारावास दिया गया है उसकी जांच, विचारण या अन्वेषण के दौरान पहले से ही वो 1 साल भुगत चुका है। तो अब सेटल करेंगे तो उसको कितना दंडादेश और भुगताना है कि 3 साल का दिया गया था, 1 साल का पहले ही भुगत चुका है, तो बचा 2 साल। तो 2 साल का दंडादेश अब उसको जो है जेल में भुगताया जाएगा। तो यहां पर जो है इसका एडजस्टमेंट के बारे में, सेटलमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति जो पहले से ही भुगत चुका है वो कारावास और वर्तमान में जो दंडादेश दिया है उसको जो है सेटल कर लो। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा वह ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जहां यह धारा जुर्माना के संदाय व्यतिक्रम के कारावास पर अवधि पर लागू नहीं होती, जहां पर कि किसी व्यक्ति को किसी मामले में केवल जुर्माने का दंडादेश दिया गया था और जुर्माने के व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है। तो ऐसे मामले में जहां जुर्माने के व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि का दंडादेश दिया गया है तो इस अवधि का सेटलमेंट नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों पर यह धारा एप्लीकेबल नहीं होती है जहां पर किसी व्यक्ति को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है, फाइन का जो है पनिशमेंट दिया गया है और जुर्माने के व्यतिक्रम होने के लिए कारावासित किया गया है, तो उस कारावास की अवधि को जो है सेटल नहीं किया जाता, ना ही उसको जो है मुजरा यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर धारा 428 में ये सारे प्रावधान है। धारा 429 के में जो है कुछ सेविंग्स की बात की गई है, कुछ जो है ऐसी व्यावृत्तियों की बात की गई जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहां पर उसको डील नहीं कर रहे हैं, केवल जो है यहां पर मेंशन किया है। अब इसके बाद देखें धारा 430 सेक्शन 430 ये कहता है दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। बहुत सिंपल सी बात है कि जिस न्यायालय ने दंडादेश दिया था वो किसको निर्दिष्ट किया गया था, हम पहले देख चुके हैं कि जब दंडादेश दिया है तो वह निर्दिष्ट जो है जेल के बाहर साधक अधिकारी को होता है और सुपुर्द किसको किया जाता है, जेलर को किया जाता है। तो जिस अधिकारी ने, जिस लोक सेवक ने ऐसे दंडादेश का निष्पादन करा दिया है वह क्या करेगा, वह उस वारंट पर प्रष्टांकन कर कि माननीय न्यायालय के इस आदेश का निष्पादन करा दिया गया है, उस वारंट को वापस किसको भेजेगा, उस न्यायालय को भेजेगा जिसने जो है दंडादेश दिया था, उसको वापस भेजेगा और न्यायालय जो है उस दंडादेश का निष्पादन कंप्लीट होने का उस फाइल में उसको लगा लेगा। तो यहां पर यही प्रावधान दिया गया है कि प्रष्टांकन के साथ लौटाएगा। कौन लौटाएगा, वह लोक सेवक या वो अधिकारी, वो जेलर जिसे वारंट दिया गया था, लौटाएगा कि दंडादेश का निष्पादन हो गया है, करा दिया गया है। तो धारा 430 में यही सारे प्रावधान है। इसके बाद देखें धारा 431 सेक्शन 431 ये कहता है जिस धन के संदाय के का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना। देखिए हमने इसके पूर्व वाले टॉपिक में जुर्माने की वसूली से संबंधित जो है जुर्माने के दंडादेश को एग्जीक्यूशन से संबंधित प्रावधानों को देखा था। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया है धारा 431 में कि इस संहिता के अंतर्गत जहां जहां पर भी धन की वसूली करना है न्यायालय को, न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है कि किसी धन की वसूली करना है, तो ऐसी कंडीशन में धन की वसूली के लिए जो कार्रवाई की जाएगी वह जुर्माने के रूप में, जो जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाती है उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी, उसी तरह से जो है ऐसे धन को वसूला जाएगा। तो मित्रों यहां पर हमने जो है इन सेक्शंस को देखा जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि धारा 428 जो है जब हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो उसके अंतर्गत भी इस सेक्शन का उपयोग
होता है। तो यहां पर ये प्रावधान कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर 32 का जो हमने पार्ट सेकंड बनाया था, जिसके अंतर्गत दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण से प्रावधान हमने रखे थे। तो अब हम उन प्रावधानों को देखते हैं, उन सेक्शंस को देखते हैं। जो मित्रों चैप्टर 32 के अंतर्गत टोटल 24 सेक्शंस हैं, जिन्हें हमने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जिसमें पहले भाग में हमने देखा दंडादेशों के निष्पादन से संबंधित प्रावधान, जिसके अंतर्गत टोटल 19 सेक्शन, टोटल 19 धाराएं थी। और उसके बाद हमने जो पार्ट सेकंड बनाया था, जिसके अंतर्गत क्या उल्लेखित था, दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित प्रावधान, जिसके अंतर्गत टोटल 5 सेक्शंस हैं। तो अब हम यहां पर जो है पार्ट सेकंड को देख रहे हैं चैप्टर 32 के, जो कि दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 432 से लेकर सेक्शन 435 तक की टोटल 5 सेक्शंस यहां पर उल्लेखित हैं। अब यहां पर थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा दें कि जब हम सेक्शन 432 को देखते हैं तो हमें यह स्थिति निकल कर आती है कि सेक्शन 432 जो है यह दंडादेशों के निलंबन और दंडादेशों के परिहार या दंडादेशों को माफ करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है। वहीं हम देखें सेक्शन 433 और सेक्शन 433A यह प्रावधान करती है दंडादेशों के लघुकरण से संबंधित। तो आप इनको जो है मोटा मोटा अपने दिमाग में बैठा ले कि सेक्शन 432 के अंतर्गत निलंबन और परिहार से संबंधित प्रावधान है, और सेक्शन 433 और सेक्शन 433A के अंतर्गत जो है लघुकरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 432 ये कहती है दंडादेशों के निलंबन या परिहार करने की शक्ति। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है दंडादेशों को निलंबित और परिहार करने की शक्ति का उल्लेख है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो है टोटल 7 सब सेक्शंस हैं, टोटल 7 उपधाराएं हैं, जिन्हें हम जो है संक्षिप्त में जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखें उपधारा 1। ये कहती है कि समुचित सरकार किसी भी समय शर्त के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करे क्या कर सकता है, किसी भी दंडादेश का निलंबन या परिहार कर सकती है। अब यहां पर समुचित सरकार को समझे तो देखिए समुचित सरकार के संबंध में इसी सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 432 के अंतर्गत जो है सब सेक्शन 7 में उल्लेख किया गया है कि समुचित सरकार क्या होगी। तो यहां पर आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि समुचित सरकार से संबंधित उस सरकार से है जो जिसकी जुरिडिक्शन के अंतर्गत वह अपराध घटित हुआ है, या जिसको उस अपराध के घटित होने से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई अपराध घटित हुआ है और उस अपराध का अन्वेषण अगर दिल्ली पुलिस ने किया है, तो ऐसी कंडीशन में समुचित सरकार जो है दिल्ली पुलिस होगी, क्योंकि वह उससे कनेक्टेड है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई अपराध जो है किसी अन्य राज्य में घटित हुआ है। अगर हम एमपी की बात करें, एमपी में घटित हुआ है तो समुचित सरकार एमपी होगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो समुचित सरकार राजस्थान होगी। अगर वह अपराध किसी अन्य राज्य में घटित हुआ है तो समुचित सरकार वह राज्य होगा। तो ऐसी कंडीशन में समुचित सरकार से संबंधित यहां हम देखें, समुचित सरकार से तात्पर्य उस सरकार का है जिसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत वह अपराध घटित हुआ है, और उस विषय से संबंधित जो कि उस सरकार का उस विषय पर नियम बनाने की शक्ति अगर उसे है तो वह वहां पर समुचित सरकार है। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार किसी भी समय शर्त के बिना या शर्त के सहित, लेकिन अगर शर्त के सहित अगर दंडादेश को निलंबित या परिहार किया जाना है तो वहां पर ऐसी शर्तों का उस दंडादिष्ट व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो सरकार क्या कर सकती है, ऐसे दंडादेश को किसी भी समय, अब यहां पर बात समझिएगा, किसी भी समय अगर किसी सेशन ट्रायल ने या किसी न्यायालय ने किसी दंडादेश को पारित कर दिया, अब पारित करने के बाद समुचित सरकार को शक्ति है कि वह उस दंडादेश को निलंबित या परिहार कर सकती है किसी भी समय, चाहे उस मामले की अपील ही क्यों ना हो गई हो। अगर उस मामले की अपील हाई कोर्ट में या किसी भी अपीलेट कोर्ट में हो गई है, उसके बाद भी सरकार को शक्ति है कि उस अपील लंबित रहने के दौरान या उस पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान जो है समुचित सरकार इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस सेक्शन में किसी भी
समय जो है सरकार को कार्रवाई करने की शक्ति है। दूसरा हमने देखा शर्तों के बिना या शर्तों के सहित, तो सिंपल सी बात है, शर्तों के बिना करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको शर्तें माननी ही, पर जो भी चीज है उसको मानना पड़ेगी। लेकिन अगर शर्त लगाती है कि हम निलंबन जो है या परिहार जो है इन शर्तों पर करेंगे और वह व्यक्ति उन शर्तों को मान लेता है, तभी जो है सरकार कर सकती है। अब इसके बाद देखें हम उपधारा 2, यह प्रावधान करती है कि समुचित सरकार को आवेदन किए जाने पर, मतलब इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति समुचित सरकार को आवेदन करता है कि उसके दंडादेश को निलंबित या परिहार किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में समुचित सरकार क्या करेगी, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से जिसने दंडादेश दिया है, जिस न्यायालय ने वह कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है, उस न्यायालय से समुचित सरकार क्या मांग सकती है, राय मांग सकती है कि हम इस दंडादेश को जो है निलंबित या परिहार करने पर विचार कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। और उस राय के साथ उस राय को देने के जो कारण है वह सब की सब जो है सरकार के पास भेज दीजिए। इसी के साथ साथ उस कार्यवाही के, उस दंडादेश के जो डॉक्यूमेंट हैं, उन सबको समुचित सरकार जो है यहां पर अपने पास बुला सकती है, उस राय के साथ और उन कारणों के सहित जिन पर यह राय गठित की गई है, उस राय के साथ जो है समुचित सरकार के पास रिपोर्ट दी जाएगी और समुचित सरकार जो है ऐसी राय और उन दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद इस मामले में या तो निलंबित या परिहार या और भी कोई आदेश दे सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें उपधारा 3, ये कहती है समुचित सरकार शर्तों का पालन ना करने पर अपने निलंबन या परिहार के आदेश को रद्द कर सकती है। सिंपल सी बात है कि समुचित सरकार ने अगर किसी दंडादेश को निलंबित या परिहार कर दिया था और वह परिहार जो है या निलंबन जो है कुछ शर्तों पे किया था, अगर वह व्यक्ति, वह दंडादेश व्यक्ति उन शर्तों का पालन नहीं करेगा या उन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो समुचित सरकार के पास यहां पर यह शक्ति उल्लिखित है कि वह उस दंडादेश के निलंबन या परिहार को कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है। बात समझ में आ रही है? क्या कर सकती है? उस निलंबन को या उस परिहार को जो है रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। अब इसके बाद जो उपधारा 4 है, बात को समझिएगा, ये कहती है शर्तें किस प्रकार की हो सकेंगी, इसके बारे में जो है निर्धारण भी सरकार ही करेगी कि भाई शर्तें जो है इस नेचर की होंगी और उस व्यक्ति को मानना होंगी। तो यहां पर सिंपल सी बात है। अब उपधारा 5 को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कि उपधारा 5 ये प्रावधान करता है कि समुचित सरकार दंडादेशों के निलंबन के बारे में, अब यहां पर उपधारा 5 जो है केवल स्पेशली निलंबन के संबंध में, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिएगा कि निलंबन से संबंधित है कि समुचित सरकार दंडादेश के निलंबन के बारे में और उन शर्तों के बारे में जिन पर अर्जियां उपस्थित की जाए, मतलब जिन पर जो है अर्जियों को उपस्थित करना है और निपटाई जानी चाहिए, जो जो शर्तें हैं जिन पर अर्जियां पेश की जाएंगी या निपटाई जाएंगी, उनके संबंध में अगर वह निलंबन से संबंधित है तो समुचित सरकार जो है उन शर्तों के बारे में साधारण नियम बना सकती है या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है। अब यहां पर ये तो कॉमनली बात हो गई कि भाई किसी दंडादेश को निलंबन करना है तो उसके संबंध में अर्जियां कैसे पेश की जाएंगी, इसके संबंध में नियम जो है समुचित सरकार बना लेगी, या फिर उन अर्जियों का निपटारा कैसे करना है इसके संबंध में समुचित सरकार नियम बना लेगी, साधारण या विशेष आदेश दे सकती है। अब यहां पर जो परंतुक है इसको आप बारीकी से समझिएगा, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परंतु ये कहता है कि परंतु 18 वर्ष से अधिक की आयु के विरुद्ध किसी दंडादेश की दशा में, मतलब अगर कोई दंडादेश किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो 18 वर्ष से अधिक आयु का था, तो उसके संबंध में कहा गया है कि अर्जी या आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक दंडादेश व्यक्ति जेल में ना हो। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में इस सेक्शन का लाभ नहीं मिल सकेगा जहां पर कि वो व्यक्ति जो है जेल में नहीं है, कुल मिलाकर या वो भाग गया है या जमानत पर है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत वह आवेदन नहीं कर सकता। इस सेक्शन के अंतर्गत आवेदन कब करेगा? जब वह व्यक्ति जेल में है। और इसी के साथ साथ जेल में होने के साथ साथ जहां ऐसी अर्जी दंडाधिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती है, उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है जिसको दंडाधिष्ट किया गया है, तो वह जेल में है,
तो वह अपनी अर्जी कैसे पेश करेगा, इसके बारे में कहा गया है। जब तक वह जेल के भारसाधक अधिकारी के मार्फत उपस्थित ना की जाए, मतलब वह व्यक्ति जेल में है और वो खुद अगर अर्जी कर रहा है तो वह जेल के भारसाधक अधिकारी के मार्फत ही ऐसी अर्जी करेगा, तभी राज्य सरकार जो है उस पर विचार करेगी। या फिर जहां ऐसी अर्जी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही है जो कि दंडाधिष्ट व्यक्ति नहीं है, उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई रिश्तेदार है, तो अगर वह व्यक्ति अर्जी कर रहा है तो वहां पर क्या पालन करना होगा, वहां जब तक उसमें यह घोषणा ना हो कि दंडाधिष्ट व्यक्ति जेल में है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति अगर फाइल कर रहा है या आवेदन कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन लगाएगा उसमें कि ऐसा व्यक्ति जो है फलाना फलाना जेल के अंतर्गत जेल में जो है बंद है, तो राज्य सरकार जो है इस सेक्शन के तहत उसके आवेदन को स्वीकार कर उस पर विचार कर सकती है। तो यहां पर सेक्शन 432 की सब क्लॉज 5 के अंतर्गत जो है यही प्रावधान है। अब इसके बाद हम देखते हैं उपधारा 6, यह कहती है यह धारा किसी अन्य विधि में पारित दंडादेशों पर लागू होगी। बात समझिएगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं दंडादेशों के संबंध में, अगर किसी अन्य विधि में भी इसी प्रकार के दंडादेश से संबंधित प्रावधान है जिनके तहत न्यायालय दंडादेश करता है किसी व्यक्ति को, तो उस विधि के अंतर्गत अगर दंडादेश किया गया है तो उस पर भी इस सेक्शन के प्रावधान लागू होंगे। तात्पर्य यह है कि समुचित सरकार जो है सेक्शन 432 के अंतर्गत निलंबन और परिहार की कार्यवाही किसी अन्य विधि में किए गए दंडादेश या दंडादेश पर भी कर सकती है। अब इसके बाद उपधारा 7 जो मैंने आपको बारीकी से बताई कि भाई उपधारा 7 में समुचित सरकार का उल्लेख है। समुचित सरकार कौन है, मैं आपको बता चुका हूं कि समुचित सरकार जिसकी जुरिडिक्शन के अंतर्गत या जिसकी विषय वस्तु से संबंधित कोई अपराध घटित किया गया है वह सब समुचित सरकार है। यह सरकार किसी राज्य की सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, कुल मिलाकर जिससे वह मामला संबंधित है, जिसने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, जिस राज्य की विषय वस्तु से संबंधित वह मामला है, वह राज्य जो है समुचित सरकार यहां पर होगा और इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई कर सकेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 433 धारा 433, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है, आईएमपी सेक्शन है। अब सेक्शन 433 क्या कहती है, ये कहती है दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो है दंडादेशों को लघुकरण से संबंधित प्रावधान किए गए। देखिए हमने सेक्शन 432 के अंतर्गत क्या देखा था, दंडादेशों को निलंबन और परिहार से संबंधित प्रावधान देखे। अब यहां पर जो है लघुकरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो यहां पर समुचित सरकार को यह पावर दिया गया है या शक्ति दी गई है कि समुचित सरकार दंडाधिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना, यहां पर जिस व्यक्ति को दंड दिया गया उसकी सम्मति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सम्मति दे तो भी उसे आदेश मानना होगा या सम्मति ना दे तब भी आदेश मानना होगा। तो यहां पर कहा गया सम्मति के बिना मृत्यु दंडादेश को किसी अन्य दंड के रूप में क्या कर सकती है, लघुकृत कर सकती है। तो समुचित सरकार जो है मृत्यु दंडादेश को किसी भी दंड में, अब किसी भी दंड से तात्पर्य यहां पर मृत्यु दंड को जो है या तो आजीवन कारावास में जो है लघुकृत कर सकती है या किसी अवधि के कारावास में लघुकृत कर सकती है या मात्र जुर्माने के जो है दंडादेश के अंतर्गत या जुर्माने के रूप में उसको लघुकृत कर सकती है। फिर इसके बाद हम देखें अगला जो है आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष तक या जुर्माने के रूप में, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया है तो यहां पर समुचित सरकार को क्या शक्ति है कि वह उस दंडादेश को या तो 14 वर्ष तक के लिए या फिर केवल जुर्माने के लिए जो है लघुकृत कर सकता है। और इसके बाद कठिन कारावास, अगर किसी व्यक्ति को रिग्रेस इंप्रिजमेंट दिया गया है, कठोर कारावास दिया गया है, तो उस कठोर कारावास को सादा कारावास में या केवल जुर्माने में लघुकृत करने की शक्ति भी यहां पर है। और इसी के साथ हम देखें कि सादा कारावास को जुर्माने में लघुकृत करने की शक्ति भी समुचित सरकार के पास उपलब्ध है। अब यहां पर जो है एक समस्या यह है कि समुचित सरकार को बहुत विस्तृत शक्तियां दी गई हैं, इन पर जो है निर्बंधन लगाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया न्यायालय ने और समुचित सरकार उस दंडादेश को लघुकृत कर केवल जुर्माने में कर सकती है।
या किसी व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया और समूचे सरकार के पास कितनी शक्ति है कि उस आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष या केवल जुर्माने के रूप में उसको जो है लघुकृत कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इस शक्ति के ऊपर जो है एक निर्बंधन लगाया गया। ध्यान रखिएगा 1978 में सेक्शन 433 का जो है ए जोड़ी गई, धारा 433 का जोड़ी गई, जिसमें इन शक्ति पर जो कि आजीवन कारावास से दंडादेश किसी व्यक्ति के संबंध में है, उस शक्ति पर जो है निर्बंधन लगाया गया। अब बात को समझिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। कुछ मामलों में छूट या लघुकरण पर निर्बंधन। अब इसके अंतर्गत जो है दो प्रावधान दिए गए। बात को समझिएगा, दो व्यवस्थाएं दी गई हैं जिनके तहत जो है लघुकरण की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि पहली व्यवस्था है कि मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है। अब यहां पर आप समझिएगा, हमने यहां पर संक्षिप्त में लिखा है तो आपको समझाते चल रहे हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे मामले में दंडादेश किया गया है जहां पर कि उनमें जो दंडों की व्यवस्था है उसमें एक मृत्यु दंडादेश भी है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई हत्या की तो हत्या के अपराध के लिए वह मृत्यु दंड से भी दंडित हो सकता है या आजीवन कारावास से भी दंडित हो सकता है। तो ऐसी दशा में जिन अपराधों में जो है मृत्यु दंडादेश भी एक दंड के रूप में उल्लिखित है, अगर उस मामले में उस दंडादेश व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सरकार को इस दंडादेश को लघुकृत करना है तो वहां पर 14 वर्ष से पहले ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता। बात समझ में आ रही है? जहां पर दंडों के अंतर्गत जिस धारा का दंड उसे मिला है, दंडादेश किया है, उस धारा के अंतर्गत अगर मृत्यु दंड भी एक दंड था और उस दंड के मृत्यु दंड ना देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को 14 वर्ष से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद जो अगला क्लॉज है, धारा 433 के अधीन मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकृत किया गया है। बात समझिएगा, सेक्शन 433 में हमने देखा कि समुचित सरकार जो है क्या कर सकती है, किसी मृत्यु दंडादेश को किसी भी दंड के रूप में परिवर्तित कर सकती है। तो ऐसे मृत्यु दंडादेश को अगर आजीवन कारावास में जो है लघुकृत कर दिया गया है, तो ऐसे लघुकरण के बाद ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से 14 वर्ष पहले नहीं छोड़ा जाएगा। उस व्यक्ति को 14 वर्ष तक जो है जेल में सजा काटनी होगी। तो यहां पर जो है सेक्शन 433 के अंतर्गत जो सरकार की समुचित सरकार की जो शक्ति दी गई है उस पर जो है निर्बंधन लगाया गया ईयर 1978 में। तो यहां पर ये प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है। देखिए आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जजमेंट राइटिंग, जो एडीजे एग्जाम के लिए जजमेंट राइटिंग है, उसमें भी ये सेक्शन यूज होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अगली सेक्शन 434 धारा 444 के अंतर्गत, सेक्शन 434 के अंतर्गत ये प्रावधान करता है मृत्यु दंड की दशा में केंद्र सरकार की संवर्ती शक्ति। मतलब कि जो शक्तियां धारा 432 और 433 के अंतर्गत सेक्शन 432 और सेक्शन 433 के अंतर्गत जो शक्तियां समुचित सरकार या राज्य सरकार जो भी है उनकी जो शक्तियां हैं, वही शक्तियां जो है केंद्र सरकार भी जो है उनका उपयोग कर सकेगी। उसको जो है केंद्र सरकार भी उसमें कार्रवाइयां कर सकती है। तो बहुत कॉमनली धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दिमाग में बैठाइएगा। और इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 435 धारा 435। यह कहती है कि कुछ मामलों में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श करने के लिए के पश्चात कार्य करना। मतलब कि इस सेक्शन में यह कहा गया है कि राज्य सरकार अगर इन सेक्शंस के अंतर्गत कोई काम कर रहा है, किसी जो है दंडादेश को लघुकृत, निलंबित या परिहार कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिए, उसके बाद ही कार्य करेगी। तो किन किन मामलों में परामर्श लेना चाहिए, तो देखिएगा, पहला है जहां पर कि अन्वेषण दिल्ली पुलिस ने किया है। अगर कोई मामला किसी राज्य सरकार के जुरिडिक्शन में है और राज्य सरकार की विषय वस्तु संबंधित है, लेकिन उसमें दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, केंद्र सरकार के, तो यहां पर ऐसे मामलों में अगर उस कारावास को लघुकृत करना है, उस कारावास को निलंबित करना है, उस कारावास को परिहार करना है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के परामर्श के पश्चात ही यह कार्यवाही कर सकती है। उसके बाद अगला देखें,
कि केंद्र सरकार की संपत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान हुआ है। जो अपराध किया गया था उसमें केंद्र सरकार की संपत्ति इन्वॉल्व है। केंद्र सरकार की संपत्ति का या तो दुर्विनियोग किया गया था, या नाश किया गया था, नुकसान किया गया था। तो यहां पर भी राज्य सरकार को इन सेक्शंस के तहत कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से जो है क्या करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही कार्रवाई कर सकेंगे। और आखिर में दिया गया है कि केंद्र सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति जब वह अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तब वह कार्य किया गया, वह अपराध किया गया, उसमें दंडादेश हुआ है। तो यहां पर भी राज्य सरकार को जब इन सेक्शंस में कार्रवाई करना है तो केंद्र सरकार से परामर्श लेकर ही कार्रवाई कर सकती है। तो यहां पर हमने जो है इन सेक्शंस को देखा, जो कि सेक्शन 432 से लेकर सेक्शन 435 तक है, जो कि दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित सेक्शन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 32 को कंप्लीट किया। इस चैप्टर 32 को हमने जो हमारे पूर्व वाले वीडियो में स्टार्ट किया था, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा था तो हमने उसको वहां पर ब्रेक कर इस वीडियो लेक्चर में जो है इस चैप्टर को हमने जो है यहां पर कंप्लीट किया है। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।